जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म 247 AKVK पर। आज हम लोग जो जिस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, हाल फिलहाल में अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर अटैक किया है उसके पीछे कारण क्या है और जियोपॉलिटिकल के दृष्टिकोण से किस तरीके से वह इंपॉर्टेंट है, उसके क्या परिणाम निकलेंगे, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो कि देखा जाएगा जिसमें कि इस पर वैश्विक संस्थाओं का जो फेलियर है वह कितने स्तर पर जो है रिस्पॉन्सिबल है और जिम्मेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखिए, अभी हाल फिलहाल में वह ये है कि यूएस ने अटैक करके वेनेजुएला पर उसके जो राष्ट्रपति हैं, है ना, उनको अरेस्ट करके उनकी फैमिली के साथ में और अपने यहाँ जो है यूएस के कोर्ट में प्रस्तुत किया है। तो बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, मादुरो जी को ले जाया जा रहा है और हम लोग इस टॉपिक में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि एक स्वतंत्र देश पर एक बड़ा जो है शक्तिशाली देश आक्रमण कर सकता है और उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले ये आप जान लीजिएगा कि ये जो टॉपिक है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ढेरों सारे तथ्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वे चाहे वे डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो। वेनेजुएला के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। दक्षिणी अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर ये है, जिसकी राजधानी कराकस है ना। यहाँ पर इस तरफ जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो गया और इस तरफ प्रशांत महासागर। तो दक्षिण अमेरिका से संबंधित जो तथ्य हैं, चाहे वो भौगोलिक तथ्य हों या फिर आर्थिक तथ्य हों, उस पर आप लोग एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लेक कौन सी है, संसाधन कौन से हैं और कौन से राष्ट्र जो है लैंड लॉक्ड है ना। इन सब प्रश्नों को आप लोग भौगोलिक दृष्टिकोण से समझ लीजिएगा, मैप में देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या की यदि बात की जाए कि वेनेजुएला की जनसंख्या कितनी है। वेनेजुएला की जो जनसंख्या है लगभग 28.5 मिलियन है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत छोटी जनसंख्या वाला देश है और मुद्रा यहाँ की बोलीवर है। लेकिन यहाँ पर ये दक्षिणी अमेरिका है, इसके ऊपर उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर कैरेबियन सी है ना, इसी तरफ कैरेबियन सी पड़ जाता है और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, लेकिन उसके पीछे जो अभी हाल फिलहाल में वेनेजुएला की स्थिति है उसकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर अभी राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई है, जाहिर सी बात है। 2012-13 के बाद से ही यहाँ पर अस्थिरता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मुद्रा से संबंधित जो है समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, आर्थिक अस्थिरता जो है उत्पन्न हो चुकी थी। लेकिन अभी तत्कालिक रूप में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र के अध्यक्ष को जो है गिरफ्तार करके दूसरे देश ले जाया गया है और यह देश, छोटा सा देश जो है, असुरक्षा से गुजर रहा है। निकोलस मादुरो को गिरफ्तारी हो चुकी है। जब राष्ट्राध्यक्ष को ही गिरफ्तार किया जा चुका है तो ऐसे समय में क्या होगा, राष्ट्र पर नेतृत्व का संकट उत्पन्न हो जाएगा, जाहिर सी बात है। आगे 2024 में जो चुनाव हुआ था जिसमें निकोलस मादुरो विजय प्राप्त किए थे, उसको जो है अमेरिका इसे पूरी तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मानता है और यह भी एक विवाद का विषय रहा है। और मानवीय विस्थापन संकट, जाहिर सी बात है कि देश पर संकट आया है। बहुत से ऐसा वर्ग होगा, समूह होगा जो कि देश छोड़कर जाना चाहेगा, इसलिए विस्थापन की भी समस्या हो गई है और बड़े पैमाने पर पलायन होगा, जाहिर सी बात है। और जब सरकार सही तरीके से राजनीतिक रूप में नहीं संचालित की जाएगी तो उससे क्या होगा, अस्थिरता उत्पन्न होगी और परिणाम स्वरूप गरीबी और भूखमरी की समस्या होगी। आर्थिक संकट जो शुरू हुआ था 2012 से लेकर 13 के बीच में शुरू होना प्रारंभ हो चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा वेनेजुएला के बारे में चर्चा जो कर रहे हैं कि उस पर हमला क्यों हुआ है, हम उसके संसाधनों को समझते हैं। वेनेजुएला जो है वैश्विक दृष्टिकोण से जो कच्चे तेल के भंडारण की अगर हम बात करें तो वह उसमें सर्वोपरि है। सबसे ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर कच्चे तेल के भंडार पाए जाते हैं। जो यहाँ पर वेनेजुएला का जो भूभाग है, यहाँ पर व्यापक स्तर में, विशेष करके इस क्षेत्र में कच्चे तेल के बहुत भंडार पाए जाते हैं। तो यदि राष्ट्रों की वरीयता देखी जाए कि ग्लोबल लेवल पर 10 कौन से राष्ट्र हैं जिनके पास तेल का भंडारण है,
तो उसमें वेनेजुएला पहले स्थान पर आता है, जो कि 303 बिलियन बैरल ऑयल का रिजर्व रखता है। यह ओपेक का सदस्य भी है ना। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया आता है, उससे कितने कम मात्रा में, लगभग 267 बिलियन बैरल ऑयल का रिजर्व है इसके पास। फिर ईरान, कनाडा, इराक, यूएई, कुवैत, रशिया 8वें नंबर पर है, और अमेरिका जो कि 9वें नंबर पर आता है, इसके पास कुल मिलाकर 74 बिलियन बैरल का रिजर्व है। यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि कनाडा जो है यह ओपेक का मेंबर नहीं है, और अमेरिका भी ओपेक का मेंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि वेनेजुएला के पास जो संसाधन है, ऊर्जा का जो मुख्य संसाधन आप कह सकते हैं पेट्रोलियम है ना, डीजल, जो कि कच्चे तेल से प्राप्त किया जा रहा है, सारे जो क्रूड ऑयल से ही निकाले जा रहे हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पे है? वेनेजुएला में प्रथम स्थान पर है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यह तो भंडारण के दृष्टिकोण से हो गया कि वेनेजुएला में कच्चे तेल की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन यदि उत्पादन की बात की जाए कि उत्पादन कौन से देश करते हैं, तो आप देखेंगे यहां पर अमेरिका जो है पहले स्थान पर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहां पर आपने देखा कि रिजर्व के दृष्टिकोण से ये 9वें स्थान पर है, जबकि उत्पादन के दृष्टिकोण से ये पहले स्थान पर है। पूरे विश्व का, वर्ल्ड का जो है ये 20% उत्पादन अकेले करता है अमेरिका, 20% से भी ज्यादा है ना, 20.8%, जो कि सऊदी अरब और रसिया से दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो लगभग उतना उत्पादन अकेले अमेरिका ही करता है। पर डे की यदि बात की जाए तो 20,135 बैरल पर डे उत्पादन कर रहा है अमेरिका। फिर उसके पश्चात जो है दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है, तीसरे नंबर पर रशिया, फिर ईरान है ना, क्रमिक रूप में, फिर कनाडा, इराक, चाइना, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, ब्राजील और कुवैत। आप देखेंगे 10 स्थान में वेनेजुएला का नाम कहीं पर नहीं है। उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो जो उनके लिए मुख्य संसाधन है उस पर, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं से युद्ध का एक मुख्य कारण, प्रमुख कारण के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया, इसकी यदि हम चर्चा की जाए करें कि क्या कारण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसके प्रमुख 10 कारणों की यहाँ पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहला जो आरोप लगाया है अमेरिका ने वेनेजुएला पर, वह यह लगाया है कि नार्को टेररिज्म अर्थात मादक पदार्थ का जो है उससे संबंधित जो आतंकवाद है उसकी चर्चा की गई है, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका यह मानता है कि निकोलस मदुरो जो है और उनके सहयोगी, ये लोग कार्टेल ऑफ द सन्स का नेतृत्व करने और अमेरिका में बड़े पैमाने पर कोकीन और फेंटेनाइल जो है ड्रग की श्रेणी में ये भी है एक प्रकार का, की तस्करी करने का आरोप लगाया है। अमेरिका यह कहता है कि निकोलस मदुरो जो है वहां पर ड्रग्स बिचवा रहे हैं। साधारण आप शब्द में समझ लीजिए कि ड्रग्स बेचने का आरोप लगाया जा रहा है वेनेजुएला पर, और ऐसे समूह का, ऐसे संगठनों का समर्थन करने के लिए और संरक्षण करने का आरोप लगाया गया है। दूसरा, तेल संसाधनों पर नियंत्रण। जाहिर सी बात है, अभी आपने देखा पीछे तुलनात्मक रूप में कि वेनेजुएला के पास कच्चे तेल का संसाधन जो है बहुत व्यापक स्तर पर है, लेकिन उत्पादन के दृष्टिकोण से उसे एक बड़े राष्ट्र के द्वारा जो है उपयोग किया जाना है। कहीं ना कहीं से यह एक महत्वपूर्ण कारण, सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण है वो यही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि वेनेजुएला के विशाल तेल के भंडारों तक अमेरिकी कंपनियों की पहुंच जो है आसानी पूर्वक की जाए। यह नहीं स्वीकार किया गया मदुरो जी के द्वारा। उसका परिणाम क्या हुआ आप देख ही सकते हैं। और वहां बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित करना मुख्य उद्देश्य है डोनाल्ड ट्रंप जी का, जो अमेरिकी तेल कंपनियां हैं वे वहां तक आसानी से पहुंच सकें और उसका जो है उत्खनन कर सकें अपनी इच्छा अनुसार, अपने मन मुताबिक, अपनी नीतियों के अनुसार, है ना। प्रवसन 2012-13 के बाद से, जब से वहां पर आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, तब से व्यापक स्तर पे बड़ी मात्रा में जो है
उस देश से अमेरिका की तरफ प्रवासन की समस्या उत्पन्न हुई है। अमेरिका का यह आरोप है कि इसके पीछे जो है मदुरो जी की नीतियां रही हैं और वे इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, यह भी एक आरोप लगाया गया है। आगे जो है चौथे कारण के रूप में क्षेत्रीय सुरक्षा और नार्को स्टेट। अमेरिका ने खुद यह आरोप लगाया है कि मदुरो की सरकार वेनेजुएला पर को एक नार्को स्टेट के रूप में मान रही है यूएस गवर्नमेंट, और ये वहां पर व्यापक स्तर पे ड्रग्स को बिचवा रहे हैं, और ये खुद इनकी अर्थव्यवस्था भी, वेनेजुएला की जो अर्थव्यवस्था है नार्को स्टेट की, का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर लीगल तरीके से व्यापक स्तर पे इस बात को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि जो ड्रग्स हैं उनका लेन देन खरीद फरोख्त हो सके और उसके व्यवसाय से संबंधित जो लोग हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है, और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यह आरोप किसका है? यूएस का। आगे बढ़ते हैं। जो चीन और रशिया के निवेश हैं वेनेजुएला में, संसाधनों से संबंधित जो निवेश किए गए हैं उनको कम करने का भी एक मुख्य कारण के रूप में इसे शामिल किया गया है। वेनेजुएला में चीन और रूस के बदलते आर्थिक और सैन्य प्रभाव को कम करना अमेरिका के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता रही है ना। वो ये नहीं चाहते हैं कि चाइना और रसिया जैसी महाशक्तियां वेनेजुएला में इन्वेस्ट करें और वहां पर प्रभाव अपना स्थापित कर पाएं। आगे मुनरो सिद्धांत, इसकी चर्चा करते हैं कि मुनरो सिद्धांत का पुनरुद्धार हो रहा है। क्या यह वास्तव में हो रहा है? ट्रंप प्रशासन ने इस हमले को मुनरो सिद्धांत के तहत जो है जायज ठहराया है। मुनरो सिद्धांत 1823 में जेम्स मुनरो के द्वारा दिया गया है, उस समय राष्ट्रपति थे। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि जो अमेरिका है उसे अमेरिकी महाद्वीप के प्रति के आसपास में जो भी देश हैं उनको यूरोप के हस्तक्षेप से मुक्त रखे और इस पर अपना प्रभाव स्थापित करे। वो किया जा रहा है कहीं ना कहीं पे ग्रीनलैंड के माध्यम से, उस पे जो अमेरिका के दावे थे, हाल फिलहाल में कनाडा को जो फेस करना पड़ा। और इतना ही नहीं, यहां पर यह ध्यान में रखना है कि वेनेजुएला के बाद कोलंबिया को भी, कोलंबिया यहां पर है, उससे भी राष्ट्रपति ट्रंप जी ने व्यापक स्तर पर धमकी दी है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। लोकतंत्र और मानवाधिकार की दुहाई दी है। अमेरिका अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक कहता है और वो उसका यह आरोप है कि लंबे समय से मदुरो जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं स्थापित कर रहे हैं। सरकार जो है लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुनी जा रही है और इसलिए लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए इनको उखाड़ फेंकना है, दूसरे जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से नेता को चुनकर वहां पर बैठाना है। आगे अगला जो पॉइंट है, हथियारों की तस्करी। अमेरिका का यह आरोप लगता है कि ड्रग्स के साथ साथ में वेनेजुएला जो है व्यापक स्तर पे अवैध तरीके से हथियारों की तस्करी जो है यूएस में करवा रहा है, जिससे वहां पर अस्थिरता उत्पन्न हो रही है। पूरी दुनिया में वेपन डिप्लोमेसी के माध्यम से आर्थिक लाभ कमाने वाला राज्य यूएस है और वह आरोप लगा रहा है छोटे राष्ट्र पर, एक बड़ी अजीब विडंबना है कि ये इलीगल तरीके से हथियारों की तस्करी की जा रही है। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि मदुरो जी पर यह आरोप लगा है कि आप वहाँ पर चरस, अफीम, जो भी मादक पदार्थ है ये, और कट्टा, राइफल, पिस्टल जो भी है, ये सारी चीज़ें जो है आप निर्यात कर रहे हैं यूएस में। यह आरोप लगाकर जो है इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया गया। आर्थिक संसाधन पर साम्राज्यवाद, इस चीज को समझते हैं। जो मेन रीजन है वह ऑयल और ये है। तेल के साथ साथ में वेनेजुएला में और भी ढेरों सारे खनिज संसाधन हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल हैं वे भी पाए जाते हैं। उसको जो है पूरी तरीके से उसका दोहन करने के लिए दुर्लभ खनिज जो के भंडार हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करना भी यूएस की एक पॉलिसी रहेगी यहाँ पर। और जो लास्ट पॉइंट हमने शामिल किया है उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि आतंकवादी समूहों की मदद का आरोप। यूएस ने यह आरोप लगाया है कि वेनेजुएला के जो वर्तमान राष्ट्रपति थे मदुरो, ये व्यापक स्तर पर आतंकवादी समूहों का संरक्षण कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है इस देश के माध्यम से, जिससे कि वैश्विक जो ग्लोबल ऑर्डर है वह डिसबैलेंस हो रहा है। चलिए, ये तो मुख्य कारण शामिल थे। अब आगे चर्चा करते हैं कि इस हमले के संभावित परिणाम क्या होंगे। हमला तो हो गया है, किसी एक राष्ट्र के अध्यक्ष को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
एक राष्ट्र के अध्यक्ष को गिरफ्तार करके, यह सांकेतिक है। फिलहाल सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनलों पे आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को यूएस में ट्रीट किया जा रहा है। हम लोग शामिल करते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे। ये जो हमला हुआ है, इसके परिणाम को मुख्य रूप से हम लोग निम्न भागों में बांटकर देखते हैं। भू राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, राजनयिक परिणाम है ना, और आर्थिक क्या प्रभाव होगा इसका, वैश्विक ध्रुवीकरण की संभावना बढ़ जाएगी, और मानवीय स्थिति व पर्यावरण पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मुख्य रूप से इस तरीके से हम लोग बांटकर चर्चा करेंगे। चलिए, भू राजनीतिक और राजनयिक प्रभाव इसके क्या होंगे, क्या परिणाम होगा। जाहिर सी बात है, अमेरिका अपने आस पड़ोस के देशों, छोटे देशों को, कहाँ कितना बड़ा अमेरिका है, आर्थिक महाशक्ति, सैन्य महाशक्ति है ना, स्पेस सुपर पावर, ऐसा देश यदि किसी छोटे राज्य पर इस तरीके से हमला करेगा तो उसका जो है व्यापक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पतन, भाई जाहिर सी बात है, आपने यूएनओ जो है क्यों स्थापित किया है, अमेरिका यूएनओ के सिद्धांतों को नहीं मानता है, सीधी सी बात है। यदि उसके हितों के खिलाफ, उसके आर्थिक हितों के खिलाफ, उसके राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ किसी भी प्रकार की योजना कुछ भी हो, वह यूएन के सिद्धांतों को नहीं मानता है। भले ही 5 महाशक्तियां, सुरक्षा परिषद कुछ भी हो, कोई फायदे नहीं है। इसका जो है प्रभाव एक ये निकलेगा इस हमले का, कि जो अन्य जो सुपर पावर हैं, जो महाशक्तियां हैं, बड़े राष्ट्र हैं, वे छोटे राष्ट्रों के संप्रभुता को स्वीकार नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं से अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हुए इस तरीके से कदम उठा सकते हैं, है ना। और एक तरफा हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर हैं उनका उल्लंघन किया है। जाहिर सी बात है, विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नियम आधारित जो विश्व व्यवस्था है ना, ग्लोबल ऑर्डर इससे जो है बिगड़ेगा, कमजोर हुई है, और शक्तिशाली देशों द्वारा अन्य देशों की संप्रभुता में हस्तक्षेप का खतरा बढ़ जाएगा। जो बड़े राष्ट्र हैं, क्या उनको, जाहिर सी बात है, यदि वे भी अपने पड़ोसी राज्यों पर, छोटे राज्यों पर हमला करेंगे तो कौन किसे मना करेगा, है ना। नया मुनरो सिद्धांत को नए तरीके से व्याख्या किया जा रहा है और इसे वर्तमान में अमेरिका के हितों को प्राथमिकता देते हुए इसको लागू करने की कोशिश की जा रही है, और इसके बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं भविष्य में। जैसे आपने देखा होगा पिछले लंबे समय से, चाहे वह ग्रीनलैंड पर अधिकार की बात की जा रही हो, या फिर कनाडा को जो है आर्थिक रूप से दबाने की कोशिश की गई हो, वेनेजुएला और कोलंबिया अब ये संकट से जूझ ही रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कि वैश्विक ध्रुवीकरण की संभावना इससे बढ़ जाएगी। वैश्विक ध्रुवीकरण, जैसे कि 1992 में इसके पश्चात जो है ध्रुवीकरण की समस्या समाप्त हो चुकी थी, है ना, जब यूएसएसआर का विघटन हो चुका है उसके पश्चात। लेकिन पोलराइजेशन अब फिर से जुड़ सकता है, क्यों, क्योंकि अब नए देश जो है महाशक्तियों की श्रेणी में शामिल हो रहे हैं। अमेरिका यदि ऐसा करेगा तो छोटे जो राष्ट्र हैं या फिर जो अन्य राष्ट्र हैं वे कहीं ना कहीं से मिलकर समूह बनाकर इसका उत्तर दे सकते हैं। रूस, चीन और ईरान की बात करते हैं। इन देशों ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है, और वेनेजुएला, क्योंकि वेनेजुएला में इनके महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक हित जुड़े हुए थे। व्यापक स्तर पर चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया था, रसिया ने भी इन्वेस्टमेंट किया था वेनेजुएला में, है ना, और इससे उनके जो इन्वेस्टमेंट है, आर्थिक हित हैं, वे कहीं ना कहीं से अस्थिरता उत्पन्न होने के कारण, संसाधनों पर जो है यूएस का कब्जा होने के कारण, अधिकार होने के कारण उनके संसाधन जो है प्रभावित होंगे और उनके हित नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। क्षेत्रीय विभाजन इससे उत्पन्न होगा। लैटिन अमेरिका में ब्राजील और मैक्सिको, आप देख रहे हैं जो अन्य राज्य हैं यहाँ पर, इसमें से कुछ राष्ट्रों ने तो इस बात पर सहमति जताई है कि अच्छा हुआ, ठीक हुआ, हमला हो गया। कुछ राष्ट्रों ने इस पर असहमति जताई है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे इसका एक परिणाम ये भी होगा कि जो क्षेत्रीय अस्थिरता है और जो विभाजन है क्षेत्रीय, वह बढ़ेगा। कुछ राष्ट्र तो सहमत हो जाएंगे और कुछ जो राष्ट्र हैं वे नाराजगी जता रहे हैं और असहमति, जबकि अर्जेंटीना जैसे दक्षिणपंथ जो है राज्य, इस पर इसका समर्थन जता रहे हैं यूएस का। सुरक्षा की चिंताएं, अच्छा ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यदि अमेरिका ऐसा कर सकता है कि किसी राष्ट्र के अंदर हमला करके, अटैक करके वहां के राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करके ले जाए, अपने राष्ट्र में कोर्ट के समक्ष हथकड़ी लगाकर उपस्थित करे, यह संभावना यूक्रेन और चाइना के लिए भी तो हो सकता है। उनके लिए भी यह ऑप्शन खुला है। कल का ताइवान पर हमला करके या फिर अन्य जो राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, उन पर ऐसे खतरे मंडराने की संभावना बढ़ गई है। अर्थात
पड़ोसी क्षेत्रों पर जो है कार्रवाई करने की जो टेंडेंसी है वह बढ़ सकती है बड़े राष्ट्रों के द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं आर्थिक और बाजार प्रभाव क्या होगा इसका, इस हमले का। जाहिर सी बात है, वेनेजुएला जो तेल संसाधन है उस पर अमेरिका जो है कैप्चर करेगा। तो तेल बाजार पर वेनेजुएला एक प्रमुख तेल उत्पादक देश तो है, देश का मतलब यहाँ पर है कि उसके संसाधन हैं, उसका उत्पादन अमेरिका कर रहा है और अब वो करेगा उसका अपने मनमाने तरीके से उसका उपयोग करेगा। और कोई भी अस्थिरता व वैश्विक तेल आपूर्ति की कीमतों को प्रभावित करने से संबंधित होगा। वेनेजुएला में यदि संकट की स्थिति उत्पन्न होगी तो विश्व में तेल की कीमतें प्रभावित होंगी, और तेल की कीमतें यदि प्रभावित होंगी तो तेल से संबंधित ही अन्य चीज़ों की कीमतें होती हैं। जाहिर सी बात है, कीमतें बढ़ और घट सकती हैं। व्यापक स्तर पर घटने की तो कोई बात ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, जिसका परिणाम क्या दिखा कि जैसे ही हमला हुआ शुरुआती स्तर पर ऊर्जा बाजारों में भारी अस्थिरता देखने को मिली है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। आगे चीन को वित्तीय नुकसान भी हुआ है इस तख्तापलट से, मतलब जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है, तख्तापलट तो नहीं कह सकते हैं, हमले की बात की जाए कि बीजिंग व उसके द्वारा दिए गए 60 बिलियन से अधिक के ऋण खतरे में है। और निवेश और व्यापार, यदि ऐसा हमला होता है भविष्य में तो कहीं ना कहीं से जो राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके आर्थिक हित चिंताजनक रहेंगे कि कहीं कोई दूसरा राष्ट्र हमला करके उनके निवेश को जो है सीमित न कर दे या फिर उसको नकारात्मक रूप से हानि न पहुंचाए। आगे मानवीय स्थिति और पर्यावरण की बात करें, व्यापक स्तर पे इस देश में सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी, शिक्षा और रोजगार से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी, है ना। और उसके साथ में जो पर्यावरण के प्रति चिंताएं हैं, जब वैश्विक ध्रुवीकरण होगा, कुछ राष्ट्र एक पक्ष में दूसरे राष्ट्र दूसरे पक्ष में हो जाएंगे, तो पर्यावरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वे भी तो प्रभावित होंगे। और इसका परिणाम एक ये भी हो सकता है कि जो ये युद्ध हो रहा है उसकी वजह से यह युद्ध यदि बढ़ा और कुछ राष्ट्र जो है वेनेजुएला के समर्थन में आ गए और कुछ राष्ट्र यूएस के समर्थन में खड़े ही हैं पहले से ही, तो उसके भी एक नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर जो आज का वीडियो था कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, शूर समीर पावक की नाई, जो ये रामचरितमानस में एक श्लोक है, उसका जो है प्रतीत होता है कि जो बलवान होता है उसकी गलतियां नहीं होती हैं, और बड़े राष्ट्रों के मामले में ये दिखाई पड़ता है। चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, अपने लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।